सो हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं एक ऐसे पर्सन के साथ हूँ जिनको आपने देखा होगा एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर, एज ए मेंटर फॉर सीए स्टूडेंट्स। सो लेट मी इंट्रोड्यूस पूजा मैम, जिनको आपने देखा है काफ़ी ईयर्स आपने देखा होगा एज ए टीचिंग टेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाते हुए। तो आज हम इनके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे कैसे इनकी जर्नी रही, कैसे ये सीए बने, कब कौन से ईयर में सीए बने, एंड क्योंकि काफ़ी ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है तो इनकी सीए जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने टेक्स्ट सब्जेक्ट चूज करा उसके बारे में जानेंगे, एंड एज अ स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर सीए सब्जेक्ट, तो वो सारी चीज़ें भी जानेंगे। सो आज हमारे साथ में पूजा मैम। तो पूजा मैम, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक सो यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन से ईयर में आपने क्वालिफाई करा था सीए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो वो चीज मैं जानना चाहूंगा कौन से ईयर में आपने क्वालिफाई करा और उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस था एज अ सीए बनने का। ओके, सो मेरा जो रिजल्ट आया था इट वाज इन Jan 2002, so it's almost been 23 years that I have been qualified, and at that time the passing percentage again used to be in single digit. Okay. So it was definitely, बट बात बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि दैट टाइम बोलो या दिस टाइम बोलो, सीए बनना अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस है दैट इट वाज रियली अ वेरी प्राउड एंड अ हैप्पी मोमेंट, बिकॉज मैं भी अपनी फैमिली में से फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, सो इट वाज रियली अ वेरी हैप्पी मोमेंट। सो अगेन जैसा आपने बताया Jan 2002, तो जो मेरा बर्थ ईयर है और जो मेरा बर्थ मंथ है वो भी Jan 2002 ही है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग लाइफ होती है कि जब पूजा मैम ने क्वालिफाई करा था और जब मैं बॉर्न हुआ था, आज हम साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि कैसी जर्नी रही। तो वो चीज थी। और जैसा आपने बताया कि आप फर्स्ट ईयर, मैं भी फर्स्ट ईयर अपनी फैमिली का, तो वो डिसीजन आपने कैसे लिया कि मेरे को सीए ही बनना है कि कुछ और नहीं करना? एक्चुअली क्या है, 11th और 12th स्टैंडर्ड में आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, ओके, एंड दो लाइक इफ आई से आई एम अ फर्स्ट सीए, बट माय फादर इज अ टैक्स कंसल्टेंट। ओके। तो उनकी बहुत ऐसी इच्छा थी कि कोई तो फैमिली में से सीए बने, बट मेरा तभी कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं था मुझे कॉमर्स बैकग्राउंड, या आई वाज नॉट वेरी कीन और इंक्लाइन टुवर्ड्स कॉमर्स। मेरा मन बहुत था कि मैं डॉक्टर बनूं, एंड सो 11th-12th में मैंने साइंस लिया था, बट इन 12th स्टैंडर्ड आई डिडंट गेट अ ग्रेट स्कोर। तो फिर भी हम लोग तभी सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस होते थे, तो मैं और मेरे डैड मुंबई गए थे फॉर एडमिशंस प्रोसेस जो था मेडिकल का। तो ये स्कोर से इतना कोई खास मुझे अच्छा कॉलेज मिल नहीं रहा था, एंड आई डिडंट वांट अ पेमेंट सीट। तो मैंने पापा को बोला था कि कुछ भी हो जाए मैं पेमेंट सीट नहीं लूँगी, जो भी है आई विल ट्राई एंड गेट इट ऑन माई मेरिट। Then over there we got half an hour to decide कि अब क्या करना है। So I think in that just half an hour I just told my dad कि let us quit the admission. So we had to fill a form and give कि are you ready to quit or you don't want to take any admission, कहीं पे भी आपको सीट रिजर्व नहीं करनी है। So I told him let's fill that form and I think I'll shift to commerce. Okay. So my dad was like are you sure, because तुम्हें तो डॉक्टर बनना था and that was your dream. But I said, nee, I think I'll now shift to commerce and I'll start with my CA journey. So that's how in just that half an hour, I just took that call कि let me shift to commerce now. करेक्ट। कई बार ऐसा होता है हम लाइफ में डिसाइड कुछ और करते हैं, बट जो डेस्टिनी होती है हमें किसी और डायरेक्शन में लेके जाती है, और जो भी होता है वो बढ़िया के लिए होता है। आज आप देखोगे पूजा मैम का इतना बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, हर कोई जानता है। तो ऐसा डिसीजन जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सीए करना है या सीए के लिए आना है, बट अल्टीमेटली जहाँ पे भी आपको लाइफ ले जाना चाहती है वो लेके जाती है। तो पूजा मैम, जैसे आपने क्वालिफाई करा होगा तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल होते हैं टीचिंग के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर। तो आपने फिर टीचिंग लाइन में कैसे सोचा, या फिर आपने कुछ और भी चीजों में एक्सपीरियंस लिया? तो उस चीज पे थोड़ा आप बताओगे मुझे कि कैसे आप टीचिंग लाइन में हैं एज ऑफ नाउ, कि अगर आप टीचिंग या पार्ट भी और चीजें भी कुछ करते हो ऐसा? हाँ, तो एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि डैड टैक्स कंसल्टेंट है, तो वन थिंग वॉज वेरी क्लियर कि आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस। सो ये मेरा दिमाग में फिक्स था दैट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट जब मैं आर्टिकलशिप कर रही थी, सो आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टैक्सेशन। तो जनरली आर्टिकल्स होते थे या जूनियर्स होते थे तो उनको टैक्स थोड़ा डिफिकल्ट जाता था, बट समहाउ आई डेवलप्ड अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन टैक्सेशन, और मुझे काम भी टैक्सेशन का ही रिलेटेड काम ही मिला। तो मैं मेरे जूनियर्स को बहुत बार गाइड करती थी कि टैक्स ऐसा करना है या इस तरीके से कैलकुलेशंस करना है। सो समहाउ आई डेवलप दैट इंटरेस्ट, एंड देन एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, मैंने जो पहला बैच लिया वो 3 स्टूडेंट्स या मेरे फ्रेंड्स या मेरे जूनियर्स ही थे जो आर्टिकल्स थे, तो वहाँ से मैंने एक्चुअली टीचिंग की जर्नी स्टार्ट की। सो टीचिंग प्लस प्रैक्टिस, तो इस तरीके से मैंने जर्नी स्टार्ट की, एंड आई थिंक बोथ वर अ विन विन, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ता है और टीचिंग के दौरान आपको आप पढ़ते भी हो, प्लस फिर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स जो मैं एक्चुअली जैसे ऑफिस में मेरे बिजनेस या रियल लाइफ एग्जांपल्स है तो वो भी मैं मेरे जूनियर्स या मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती थी।
तो इट वाज अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। बिल्कुल मैम, क्योंकि जो टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको नॉलेज अपडेटेड रहना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा भी पीछे जाओगे तो आप स्टूडेंट्स को भी नहीं वैल्यू दे पाओगे, और एज अ सीए भी वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने क्लाइंट्स को भी वो वैल्यू देनी पड़ती है, तो अपडेट हमेशा रहना पड़ता है। और जैसे कि आपकी, जितना मैंने आपको देखा है कि आपकी रैंक्स भी आई थी सीए इंटर के अंदर, फाइनल्स के अंदर भी, एंड मेरी भी रैंक्स आई तीनों लेवल्स पे। तो हमारा भी एक्सपीरियंस एकदम अमेजिंग होता है जब भी रैंक आती है। Correct. तो उस टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस था, उस टाइम पे कैसे रैंक आया करती थी, उसको आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स बताओ। क्योंकि अभी तो जैसे ऑनलाइन आता है, सबको Right. पता चल जाता है, हर जगह न्यूज़पेपर्स में आ जाता है, Right. सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो उस टाइम पे कैसे रैंक आती थी और क्या खुशी हुई उस टाइम पे? करेक्ट। तो टैक्स का कैसे होता था, रिजल्ट जो है ऑनलाइन नहीं होते थे। जो इंटर का रिजल्ट है, एक दिल्ली से फैक्स आता था, आईसीआई की जो यहाँ पे पुणे ब्रांच है, तो वहाँ पे फैक्स से रिजल्ट आता था। और छोटा सा ही रिजल्ट, इतना सा 1 या 2 पेजेस में रिजल्ट आ जाता था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग वाज लेस और पासिंग वाज आल्सो वेरी वेरी लेस। तो फैक्स से हमारा रिजल्ट आता था और फिर हम देखते थे और नोटिस बोर्ड पे फिर लग जाता था। तो जैसे हमने मूवीज में देखा ना कि आप नोटिस बोर्ड पे चेक करते हो आपका रिजल्ट, तो इंटर का रिजल्ट तो मैंने वैसे चेक किया। एंड फाइनल के टाइम थोड़ा सा ऑनलाइन हो गया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारा रैंक आया, ये हमें लगभग 20-25 दिनों के बाद पता चलता था। सो वी यूज्ड टू गेट अ लेटर फ्रॉम आईसीआई सेइंग दैट यू हैव बीन अ रैंक होल्डर। तो तब हमें रैंक आया है पता ही नहीं होता था, क्योंकि मे बी आईसीआई को तभी मैन्युअली सब लिस्ट निकालने में टाइम लगता होगा। तो पास होने की खुशी इतनी होती थी कि रैंक आया है, ये तो बाद में बोले अच्छा ठीक है रैंक आ गया, ऐसा। तो दैट वाज हाउ इट वाज। अगेन आप भी देखोगे, कुछ लोग सोचते हैं रैंक का क्या ऐसा बेनिफिट होता है। अगर आप देखो पूजा, उनको 23 इयर्स हो गए, रैंक होल्डर थी, स्टिल वो वैल्यू रहती है आज भी। वो अगर कहीं पे भी मेंशन करेंगे कि आई वाज ऑल इंडिया रैंक होल्डर, तो वो चीज की वैल्यू हमेशा रहेगी। अगर आप कभी भी एज अ स्टूडेंट प्रिपेयर करते हो तो आपको भी टारगेट करना चाहिए। अगर आप रैंक्स ला सकते हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा आपके करियर के अंदर। एंड नेक्स्ट मैं पूजा मैम आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप टैक्स पढ़ाते हो तो उसमें आप क्या क्या चीज फोकस करते हो स्टूडेंट्स के लिए, कि क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड सेकंड पार्ट इसमें ये रहेगा कि स्टूडेंट्स क्या क्या प्रॉब्लम उस सब्जेक्ट के अंदर फेस करें, क्योंकि आइडियली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मेरे लिए तो काफी फेवरेट हुआ करता था। करेक्ट। बट काफी स्टूडेंट्स मैं सुनता हूँ कि उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ये पेपर। तो वो कैसे उनको ये इजी वे में समझाया जाता है, ये क्या क्या चीजें आप फोकस करते हो जिससे वो स्टूडेंट्स के लिए वो इजी हो पाए वो सब्जेक्ट? करेक्ट। सो पहले तो क्या होता है, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर 23 इयर्स, आई हैव सीन फाइनेंस एक्ट्स या इनकम टैक्स को मैंने बदलते देखा है इन 23 इयर्स में। एंड क्या होता है कि आई रियली टेल यू वन थिंग, कि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको हम्बल रखता है। मोमेंट यू फील कि यू नो एवरीथिंग, यू नो कि नहीं हर साल ये चेंज होना ही है, तो एवरी ईयर यू गेट अ बजट, एवरी ईयर यू हैव टू स्टडी। So that's a fun thing also because you keep yourself updated. Now टैक्स को पढ़ने का जो तरीका है कि यू हैव टू नो द लॉजिक एंड द रीजन बिहाइंड इट, कि ऐसा क्यों किया। और कभी कभी ना जैसे शिवम एक कोई प्रोविजन आ गया तो उसका कोई प्रोवाइजो या उसका कोई एक्सेप्शन क्यों आता है, वो लोगों के एक्शंस के ऊपर गवर्नमेंट का रिएक्शन होता है कि लोग यहाँ पे ना टैक्स की चोरी कर रहे हैं, यहाँ पे ना वो कुछ जुगाड़ कर रहे हैं टैक्स बचाने का, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई रूल लेकर आएगी। सो देयर इज ऑलवेज अ रीजन व्हाई अ पर्टिकुलर प्रोविजन हैज बीन इंट्रोड्यूस। तो अगर आप उसको एक स्टोरी की तरह उसका लॉजिक अगर समझते हो तो आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ता है, तो बहुत फन वे में वो आपको याद हो जाता है। एंड उसको आर्टिकलशिप के टाइम अगर हम प्रैक्टिकली को रिलेट करें तो और भी अच्छा हो जाता है। यस, तो मेरा हमेशा बच्चों को यही बोलना है कि आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड से कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी आपको पता है कि जीएसटी 2.0 आया, इनकम टैक्स का नया डायरेक्ट टैक्स कोड आया, तो अगर हम सीए बन गए और उसके बाद चेंजेस आ गए तो क्या हम फिर से कोचिंग क्लास लगाएंगे क्या? नहीं। तो फिर वी हैव टू डेवलप आवर ओन एनालिटिकल स्किल्स। तो क्लास में इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, एनालिटिकल स्किल्स कैसे आपकी डेवलप करनी है, इस पे भी हम लोग फोकस देते हैं। तो दैट रियली हेल्प्स इन द स्टूडेंट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि एक एग्जाम भी क्लियर करें और उनका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी वो भी इम्प्रूव हो जाए। एग्रीड, बिल्कुल, क्योंकि टैक्सेशन ऐसा एक सब्जेक्ट है ना जो आपको पूरी लाइफ एप्लीकेबल रहेगा ही। आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो एक जनरल सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको एटलीस्ट टैक्स तो आना चाहिए। एंड वो चीज आप रियल लाइफ में भी देखते हो, आप डायरेक्ट टैक्स देते हो, आप अपनी खुद की रिटर्न भरोगे, क्लाइंट्स की रिटर्न भरोगे, आईडीटी आपके रियल लाइफ में डेली अप्लाई होता है। कभी भी आप कोई भी चीज खरीदने जाओगे वहां पे जीएसटी आपको एप्लीकेबल हो गई। तो ये चीज आप जितना प्रैक्टिकली लोगे उतना आपका बढ़िया से प्रिपेयर होगा। और कभी भी इस सब्जेक्ट को ऐसा नहीं समझना कि हम ये क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। हमेशा इस सब्जेक्ट को आपको इसी तरीके से लेना है, जितनी मेरी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगी उतना अच्छा मैं सीए बनने वाला हूँ। एक चीज और मैम, जैसे ये सब्जेक्ट जो हमारा काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है क्योंकि डीटी का भी पार्ट है, आईडीटी का भी पार्ट है, तो इसको कैसे स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं एंड इजी मैनर में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 डे का ही टाइम मिलने वाला है एग्जाम से पहले। तो वहां पे वो कैसी चीज को फोकस कर पाएंगे? तो व्हाट वी हैव डन, हमने जो नोट्स बनाए हैं, जो मेरे एक रामबाण थ्योरी बुक है, इट्स लाइक अ रामबाण उपाय।
तो आप बस उतना एक सिंगल बुक है, थ्योरी बुक है, यू रिवाइज फ्रॉम देयर एंड यूर सॉर्टेड। उसके बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला, एंड ओनली डू दैट एंड यूर सॉर्टेड। तो एक वो हो गया इनकम टैक्स के लिए। वैसे ही मैंने जीएसटी के लिए एक चार्ट बुक बनाई है जो ब्रेन मैपिंग बुक है। सो वो जो चार्ट बुक है, अगर आप वो पूरा पढ़ के जाते हो अराउंड आई एम वेरी श्योर 6 आवर्स में आपका पूरा का पूरा 4 to 5 आवर्स या 6 आवर्स के अंदर ही आपका पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाता है। तो अगर आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो, मल्टीपल रिवीजन्स कर रहे हो, तो आपको वो बहुत जल्दी आपका रिवीजन का टाइम भी आपका सेव हो जाता है। सो कंसाइज नोट्स है, क्यूमुलेटिव रिविजन्स लेंगे, बहुत सारे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराएंगे, और प्रॉब्लम्स के नीचे हम लोग क्लास में क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है वहीं पे हम नोट करके लिख देते हैं, सो दैट यू डोंट हैव टू डू सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। तो आप सिर्फ कुछ 3-4 क्वेश्चंस कर लो और जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है बस वो देख लो, देन यू सॉर्टेड। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सारी चीजें होती है ना जिससे आपका सब्जेक्ट शॉर्ट बनता है, वो आपको फॉलो करना चाहिए। और पूजा मैम का भी इतना एक्सपीरियंस है, मैं भी काफी स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर चुका हूँ जो पूजा मैम से पढ़े हुए हैं, एंड सबका फीडबैक जो है वो अच्छा ही आता है, क्योंकि पूजा मैम का अगर आप देखोगे 20-23 ईयर्स का एक्सपीरियंस बहुत वास्ट एक्सपीरियंस होता है। स्टूडेंट से इतने सालों का कनेक्ट होता है, कैसे स्टूडेंट सोचते हैं, कैसे उनको करना है, प्लस उनको वो वाला भी एक्सपीरियंस है कि यार रैंक होल्डर है तो एग्जाम में लिखना कैसे, क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी पड़ती है एज अ स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अगर आप पूजा मैम से पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको बेस्ट क्वालिटी मिलने वाली है। प्लस पूजा मैम की आपको रिवीजन वीडियोस भी डेफिनेटली हर टाइम के पहले आती है, मैराथन्स वगैरह, तो वो भी सारी चीजें मिलने वाली है। प्लस एक चीज और, अभी पूजा मैम स्टार्ट करने वाली है सीए फाइनल का इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो कब से स्टार्ट होने वाला है एंड वो वाला डिसीजन कैसे लिया, क्योंकि अभी इतना लंबा टाइम हो गया आपको सी इंटरमीडिएट में पढ़ाने हुए, तो वो डिसीजन कैसे लिया एंड अभी क्या स्टूडेंट्स को सीए फाइनल के लिए भी मिलने वाला है? तो एक्चुअली जब से मैं अभी टैक्स पढ़ा ही रही थी इंटर में, बट बच्चों का हमेशा था मैम फाइनल में भी आप ही पढ़ाइए, बट हमेशा क्या होता था, प्रैक्टिस एंड टीचिंग यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट नाउ दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, कम वॉट में अभी मुझे फाइनल में भी बच्चों को सपोर्ट करना ही है। So I have decided to start with IDT and it is going to start in February. मैं batch announce करूँगी, मेरी regular batch है, but meanwhile I'll be starting with some revision lectures for Jan 26 exams also. So finally even I am happy that I am announcing my final IDT, and moreover maybe it was the right timing कि स्वप्निल सर ने अपनी जो टीम ड्रीम टीम उन्होंने लॉन्च करी है, एंड हियर बहुत ही बढ़िया टीम मेंबर्स मुझे मिले। सो देयर इज़ समवन लाइक एज यंग एज शिवम, तो जहाँ पे मुझे शिवम से भी पता चलेगा हाउ टू स्टे कनेक्टेड, आजकल बच्चों को क्या चाहिए। तो ये जो बहुत ही बैलेंस एक ब्लेंड बनेगा, तो आई एम श्योर दिस टीम इज गोइंग टू रॉक इन सीए फाइनल। डेफिनेटली जो भी सीए फाइनल्स के लिए भी आपके पास सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, सारे टीचर्स आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे, एंड प्लस जो भी आपको रिसोर्सेज होंगी हर तरीके से आपको सपोर्ट भी वो मिलने वाला है। तो काफी अच्छा लगा पूजा मैम से बात करके। एंड जस्ट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर कोई आप एडवाइस देना चाहो स्टूडेंट्स को कि जो भी अगर किसी को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, या काफी स्टूडेंट्स क्या होता है परेशान हो जाते हैं इस जर्नी के अंदर, वो कैसे उस जर्नी को टैकल कर सकते हो, क्योंकि फैमिली का भी प्रेशर रहता है स्टूडेंट के ऊपर, तो वो सारी चीजें कैसे, उनको आप क्या 2-3 एडवाइस देना चाहोगे जिससे वो जो अपने करियर के अंदर आगे बढ़ पाए और कुछ बढ़िया करें? yes. तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है ना, बोलना बहुत ये वर्ड बहुत सिंपल लगता है, बट इसको रोज फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो वर्ड है कंसिस्टेंसी। सो जो कंसिस्टेंसी है ना, वी से कि मैम वो क्या, बस इतनी सिंपल सी बात है, बट एवरीडे उठ के वही रूटीन रखना, एवरीडे यू स्टडी फॉर 10 आवर्स एंड दैट टू विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड। क्योंकि शिवम कैसा होता है ना, जब आपको कोई मोटिवेशन देता है ना, इट जस्ट वो फिजल आउट हो जाता है। तो जैसे हम कार के इंजन, जैसे एक बार वो स्टार्ट बटन होता है, वो मोटिवेशन होता है, बट फाइनली इन दिस जर्नी यू हैव टू रिमेन मोटिवेटेड योरसेल्फ। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि कंसिस्टेंटली आप आपका रूटीन रखो। एंड इनफैक्ट मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, जितना आपका रूटीन बोरिंग होगा उतनी लाइफ आपकी सेट होती है। सो जब आपका रूटीन ऐसा ना डेली हैपनिंग नहीं है कि आज मैं कहीं पार्टी पे चला गया, आज मैं कहीं दोस्तों को मिलने गया, आज मूवी देखने गया, जब ऐसा रूटीन नहीं है, आपका रूटीन जितना बोरिंग होता है उतनी आपकी लाइफ में आपको आगे सक्सेस मिलती है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कीप दिस बोरिंग रूटीन थ्रू आउट, जैसे संडे का एक ब्रेक तो बिल्कुल बनता है, सो दैट यू कैन एफिशिएंटली recharge yourself. But Monday to Saturday absolutely follow a strict one routine, and Sunday yes you can have time for yourself for some fun. करेक्ट बिल्कुल एग्रीड, क्योंकि मैं भी यही मानता हूँ, मुझसे भी लोग पूछते हैं कि कैसे रैंक लानी है या कैसे क्या करना है करियर में। तो 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वन इज कंसिस्टेंसी एंड सेकंड इज फोकस। अगर आप 2 चीजें फॉलो कर लोगे अपने करियर के अंदर, अपने लाइफ के अंदर, तो आपको जिस भी फील्ड में जाना है, जिस भी डोमेन में जाना है, हर जगह आप सक्सीड ही करने वाले हो। तो ये सारी जो भी हमने कॉन्वर्सेशन करी, टिप्स जो हमने बताई, वो जरूर से आप फॉलो करना, एंड डेफिनेटली जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आपके एग्जाम होंगे, वो भी बढ़िया होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।
Yes, it was absolutely wonderful talking with you, Shivam. Same. Thank you, everyone. Thank you.